आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समीक्षा गायकवाड़, पंडित राम विशाल पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजिम से। हमने पिछली क्लास में 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने ठोस अवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, ये सब देखा था। तो आज हम पार्ट 2 में उसके आगे क्रिस्टल जालक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में ये देखा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण की अनिश्चित ज्यामिति होती है, अर्थात उनके जो अवयवी कण हैं वो अनियमित रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। वहीं जब बात करें हम क्रिस्टली ठोसों की, तो उनमें क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति होती है, अर्थात सारे जो अवयवी कण हैं वो नियमित क्रम में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उसी के आगे अब हम डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, और पहले जानेंगे सबसे पहला टॉपिक क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो आइए देखते हैं। क्रिस्टली ठोस में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था से नियमित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी ये देखा था कि जो भी क्रिस्टली ठोस होते हैं वो क्या है, एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु या आयनों की नियमित ज्यामिति व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अर्थात तीनों डायरेक्शन में क्या होता है, सारे जो अवयवी कण हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो यहाँ डायग्राम से आप लोग ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये एक्चुअल डायग्राम है। जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है वो एक्चुअल में इस तरह होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे जो अवयवी कण हैं ये तीनों डायरेक्शन में क्या है, एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, और इस तरह एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तो होता क्या है, अगर हम इसे ऐसे ही देखें तो हमको ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाता, समझने में प्रॉब्लम होती है, या अंदर में इसके जो अवयवी कण हैं वो किस प्रकार जुड़े हैं ये भी हम नहीं जान पाते हैं। तो इसी को समझने के लिए क्या किया गया, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आप लोगों को डॉट्स दिख रहे हैं, पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, अर्थात बिंदु जो दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, सारे बिंदु जो हैं आपस में रेखाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसके अभी अभिलक्षण देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए अभिलक्षण में फर्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टल में अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन को त्रिविम व्यवस्था में एक बिंदु के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़कर ज्यामिति को व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो अब इस डायग्राम से आप समझिए, ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सारे जो अवयवी कण, ये जो गोले दिख रहे हैं ये क्या है, अवयवी कण है। तो सारे जो है नियमित व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। अब इसी का देखिए, एक हमने ये सामने का एक जो पार्ट है इसको हमने यहाँ डिफाइन किया है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 4 गोले सामने में हैं और 4 गोले पीछे में हैं, आपस में सभी जुड़े हुए हैं। ठीक, अब होता क्या है, हमको अब इसी तरह ये 8 और इसी तरह ये 8 जुड़ कर क्या है, ये पूरा हमारा क्रिस्टल जालक बन गया है। तो इसको क्या है, सरल रूप में समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन गोलों के केंद्रों को हम मिला देते हैं। ठीक, मिला दिए, और मिला देने के बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा अवयवी कण है इसको हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। जैसे इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे आपको बिंदु दिख रहे हैं एक्चुअल में क्या है, यही अवयवी कण हैं, जिनको हमने क्या किया, बिंदु के रूप में दर्शाया। ठीक, और इन्हीं जालक बिंदुओं को, इसको हम क्या कहेंगे, जालक बिंदु, और इन्हीं जालक बिंदुओं को हमने क्या किया, रेखाओं के माध्यम से जोड़ दिया, जिससे क्या हो गया, हमको ज्यामिति समझने में आसानी हुई। तो इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होते हैं वो कहलाते हैं आपका जालक बिंदु, और इन जालक बिंदुओं को हम क्या करते हैं, सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे हमको पूरा जो क्रिस्टल है उसकी ज्यामिति समझ में आ जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं एकक कोशिका, एकक सेल या यूनिट सेल क्या होती है। जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम भाग, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। यहाँ देखिए, ये पूरा क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। ठीक,
अब इसका ये जो छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये कहलाएगा आपका यूनिट सेल। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल सुनिए। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, मकान है। तो मकान किससे बना है? कमरों से बना है। अब कमरे किससे बने हैं? दीवारों से बने हैं। अब एक दीवार की बात करते हैं। यदि हम एक दीवार को एक क्रिस्टल जालक मान ले तो उसकी यूनिट क्या कहलाएगी? ईंट कहलाएगी। ईंट क्यों कहलाएगी? क्योंकि हमने क्या किया, एक एक ईंट को एक के ऊपर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके जोड़ते गए और तब जाके क्या हुआ, एक पूरी दीवार का निर्माण हुआ। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि जो दीवार है उसका यूनिट या उसकी इकाई क्या होगी? एक ईंट होगी। और इन्हीं ईंटों को हमने जब आपस में नियमित क्रम में जोड़ा तब हमको क्या हुआ, एक दीवार मिल गई। तो सेम उसी तरह क्या है कि क्रिस्टल जालक में सबसे छोटा भाग, जालक बिंदुओं का सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर, यहाँ देखिए ये सबसे पहला वाला, ये जस्ट उसके बाद वाला, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा और इसी तरह पीछे की ओर भी, नीचे की ओर भी सारे क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, उसका सबसे सूक्ष्मतम भाग है। जालक बिंदुओं का क्या है, सबसे सूक्ष्मतम भाग है जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल जो हमारा क्रिस्टल जालक है उसका निर्माण हो रहा है। तो इन्हीं सूक्ष्मतम भाग को हम कहते हैं यूनिट सेल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, एक्चुअल में ये होता है क्रिस्टल जालक, ठीक। अब क्या है, उसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ क्या किया गया है, इस तरह ये जो आप लोगों को रेखाएं दिख रही है, ठीक। अब ये देखिए जो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये ग्रीन कलर क्या है, यूनिट सेल है। अर्थात ये यूनिट सेल है और इसको बार बार जब हम जोड़े हैं तब जाके हमारा पूरा क्या है, क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। अर्थात मान लीजिए ये सामने के चार और उसके पीछे के चार, जब हम इनको मिला दें तो इस तरह इस यूनिट सेल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है, इस संपूर्ण जालक का सबसे सूक्ष्मतम भाग है जिसको बार बार हम जब नियमित रूप से जोड़ रहे हैं तो हमारा पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह यूनिट सेल समझ आ चुका होगा कि जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, इकाई सेल, यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाता है। आगे देखते हैं। अब उसी इकाई सेल के हम पैरामीटर देखेंगे, क्योंकि हमने इकाई सेल में क्या देखा कि जालक बिंदुओं को जब हम जोड़ रहे हैं तब जाके हमारा क्या है, यूनिट सेल मिल रहा है। अब इस यूनिट सेल में क्या होगा, अक्ष होंगे, ठीक है। तो अक्षों की लंबाई भी होगी और उनके बीच क्या होगा, एंगल भी होगा। तो ये सब कहलाते हैं उसके पैरामीटर। तो अब पैरामीटर देख लेते हैं। यह देखिए ये हमारा एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर इस यूनिट सेल की लंबाई a है, ठीक। उसी तरह वाई एक्सिस पर मान लीजिए b है, उसी तरह जेड एक्सिस पर c है, ठीक। तो ये क्या है, ए बी सी क्या है, हमारा अक्षों की लंबाई जिसे हम वीमा भी कहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर a इक्वल टू अल्फा ले लिया, b इक्वल टू बीटा और c इक्वल टू गामा। ये आगे अभी और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह ए बी सी क्या है, अक्षों की लंबाई है, अर्थात अक्षों की विमाएं हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए ए और बी दो अक्ष हैं, तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल भी होगा। तो यहाँ पर इनके बीच जो एंगल है उसको हमने नाम दिया है गामा, ठीक। उसी तरह बी और सी दो क्या है, विमाएं हैं, तो इनके बीच भी जो एंगल है उसको हमने नाम दिया अल्फा। उसी तरह सी और ए के मध्य जो एंगल है उसको हमने नाम दिया बीटा। अब ये क्यों दिया ये भी स्पष्ट कर देती हूँ कि ए और बी में कौन मिसिंग है, सी, और सी बराबर क्या है हमारा गामा। इस कारण हमने क्या किया, ए और बी के मध्य जो कोण है उसको नाम दिया हमने गामा। उसी तरह बी और सी के बीच में क्या अब्सेंट है, ए अब्सेंट है, बी और सी है तो क्या मिसिंग हुआ, ए, और ए बराबर हमने क्या लिया है, अल्फा। तो इस तरह बी और सी के मध्य जो एंगल है उसको हमने क्या नाम दिया, अल्फा। उसी तरह सी और ए के मध्य क्या अब्सेंट है, बीटा, सॉरी बी अब्सेंट है, तो बी इक्वल टू हमने क्या लिया है, बीटा। तो इस तरह
सी और ए के मध्य जो एंगल है उसको हमने क्या नाम दिया, बीटा। तो इस तरह ये जो है इस इकाई सेल के हमको 6 पैरामीटर प्राप्त हो गए। 3 क्या है, अक्षों की लंबाई है, और 3 क्या है, अंतराफलक कोण। अंतराफलक मीन्स कि ये एक फलक हुआ, ये दूसरा फलक हुआ, और इस तरह इनके बीच जो एंगल है उसे हम कहते हैं अंतराफलक कोण। अब आगे देखते हैं। अब उन्हीं जो हमने जस्ट अभी जो हमने 6 पैरामीटर देखे, क्या क्या, 3 तो हमारे लंबाई हो गई, तीनों अक्षों की लंबाई हो गई, और 3 क्या हुआ, हमारा एंगल हो गया। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो क्रिस्टल लैटिस हों सभी के अक्षों की लंबाई और सभी के बीच एंगल समान हो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चौक का डब्बा देखिए और एक माचिस का डब्बा देखिए, माचिस की जो डिब्बी आती है, चौक के डब्बे में हम क्या देखेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होती है, तो इस तरह वह एक घन के रूप में होता है। वहीं जबकि आप माचिस की एक छोटी सी डिबिया देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई भले सेम हो लेकिन ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह चौक का डब्बा और माचिस की डिबिया दोनों क्या है, क्यूब है, लेकिन क्या है, दोनों की संरचना मतलब अक्षों की लंबाई और एंगल में भी क्या होता है, डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह क्रिस्टल सिस्टम को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये 7 पार्ट्स क्या है, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा घनीय या क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अच्छा, इसे डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है कि जो हमारे पैरामीटर है उनको दर्शाया गया है। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय अक्ष से दूरी मतलब वही वीमा के बारे में देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे इनके बीच जो अंतराफलक कोण है वो। तो यहाँ देखिए घनीय या क्यूबिक में क्या होता है कि a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और तो इस तरह तीनों अक्षों की जो लंबाई है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। और यदि हम इनके बीच जो एंगल देखें तो क्या देखते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि इनके बीच जो अल्फा बीटा गामा जो कोण है वो सभी क्या है, बराबर है और 90 डिग्री के हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है NaCl। आगे देखते हैं विषम लंबाक्ष। इसमें क्या होता है कि A इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अर्थात तीनों जो अक्षों की लंबाई है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, तीनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। वहीं जब अब अगर यदि हम कोण देखें तो क्या देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा सभी क्या है, बराबर हैं और सभी 90 डिग्री के हैं। और इसका एग्जाम्पल है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विसम लंबाक्ष या चतुष्कोणीय टेट्रागोनल। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अर्थात दो अक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरा अक्ष है वो बराबर नहीं होगा। और यदि हम कोण देखें तो तीनों जो कोण हैं वो बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल इसका कैल्शियम सल्फेट। उसी तरह एकांताक्ष मोनोक्लिनिकल में हम क्या देखते हैं कि A इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अर्थात तीनों जो अक्षों की लंबाई है वो बराबर नहीं है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस तरह तीनों जो अक्ष हैं उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर नहीं है, अर्थात A B और C तीनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। और यदि हम कोणों को देखें तो क्या देखते हैं कि अल्फा इक्वल टू गामा, अर्थात अल्फा और गामा बराबर है और दोनों 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो हमारा बीटा है वो क्या है, 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए डायग्राम में, यहाँ पर हमको थोड़ा बैंड हुआ दिख रहा है जो हमारा क्रिस्टल है, वो क्यों, क्योंकि जो हमारा एक जो कोण है बीटा वो क्या है, 90 डिग्री का नहीं है, इसी कारण ये हमको क्या है, थोड़ा बैंड हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं त्रिंताक्ष में A B C तीनों इक्वल नहीं हैं और ना ही तीनों के कोण आपस में इक्वल है और ना ही 90 डिग्री के हैं। ठीक, क्लियर है। और इसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और वही अल्फा बीटा जो है आपस में इक्वल है और 90 डिग्री के हैं, जबकि जो हमारा गामा है वो 120 डिग्री सेल्सियस का है। एग्जाम्पल इसका बर्फ है, जिंक ऑक्साइड है। लास्ट हमारा त्रिसमन्ताक्ष ट्राइगोनल, तो इसमें तीनों जो अक्षों की लंबाई है वो इक्वल होती है और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और एग्जांपल है इसका सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा,
लिस्ट है पूरी, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो है हमारा इम्पोर्टेंट है ये यूनिट सेल के प्रकार। तो यूनिट सेल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल घनी सेल, सेकंड है अंतः केंद्रित घनी सेल, फलक केंद्रित घनी सेल, अंत्य केंद्रित घनी सेल। सरल घनी सेल अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। ये क्या होता है, यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम है ये है आपका SCC का। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा यूनिट सेल होता है इसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए माचिस का ही डिब्बा लेते हैं, ठीक है। अगर आप उनके कोने ढूंढने जाएं, कोने अर्थात जहाँ पर 3 फलक मिलते हैं उसे हम कहते हैं कोना। जैसे इस डायग्राम में ही देख लीजिए, ये एक फलक हुआ, ये ऊपर का फलक हुआ और ये साइड का फलक हुआ। तो इस तरह तीनों जो फलक जहाँ पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं कोना। तो इस तरह ये जहाँ पर मैंने रखा है अभी हाईलाइट किया है वो क्या कहलाएगा, आपका एक कोना कहलाएगा। ठीक उसी तरह सामने वाला फलक, पीछे का फलक और ये ऊपर का फलक, तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट में। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोना। तो इस तरह यदि हम सभी कोनों को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको 8 कोने मिलते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं। तो SCC में क्या होता है कि प्रत्येक जो यूनिट सेल होता है उसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अंतः केंद्रित घनी सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये देखिए, ये जो डायग्राम है तो इसमें होता क्या है कि कोनों में तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ एक अंदर की तरफ केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो अर्थात BCC में क्या होता है कि कोनों के साथ साथ अर्थात 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण पाया जा रहा है और एक एक्स्ट्रा जो है अंदर की तरफ होता है। इसी कारण इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। तो इसमें क्या होता है कि कोनों 8 जो कोने हैं उनमें तो अवयवी कण पाए ही जाएंगे, साथ ही साथ क्या होगा, प्रत्येक जो फलक है उसके मध्य में भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा साइड का फलक और ये हमारा सामने का फलक। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कोनों में तो कण है ही, साथ ही साथ बीच में भी, ये सामने वाले फलक का बीच में क्या हो रहा है, ये वाला हमको अवयवी कण मिल रहा है और उसी तरह साइड वाला जो फलक है उसमें भी बीच में हमको अवयवी कण मिल रहा है। तो इस तरह अब फलकों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसको ज़्यादा अच्छा है प्रैक्टिकली देखिएगा। माचिस की डिब्बी हर किसी के घर में होती है। तो यदि हम माचिस के डब्बे की बात करें तो सामने वाला जिसमें जो ब्रांड वगैरह प्रिंटेड होता है वो एक फलक हुआ, जस्ट उसके पीछे का जो सरफेस है वो दूसरा फलक हुआ। उसके बाद 2 साइड के जहाँ पर हम तीली को घिसते हैं, है ना, फ्रिक्शन वाला जो सरफेस होता है वो भी 2 होते हैं। तो इस तरह कितने हो गए, ऊपर के और नीचे के 2, साइड के 4 हो गए टोटल। और उसी तरह जहाँ हम तीली को निकालने के लिए जो वाला सरफेस हम सरकाते हैं वो और उसके जस्ट पीछे वाला, तो इस तरह हमको टोटल कितने फलक मिल जाते हैं, 6। तो याद रखिएगा कि किसी भी यूनिट सेल में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। तो अब यहाँ पर जो प्रत्येक फलक है उसके मध्य में क्या होगा, एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा। ठीक, आगे इसमें जब हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लास्ट है हमारा अंत्य केंद्रित घनीय सेल, EFC, एंड फेस क्यूबिक सेल। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि 8 कोनों पर तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, 2 विपरीत फलकों में ये इस तरह 2 विपरीत फलक हैं, 2 विपरीत फलकों के मध्य में अवयवी कण भी पाया जाता है। हमेशा इसमें 2 अपोजिट के बीच में ही रहेगा, ये नहीं कि सारे फलकों में रहेगा, नहीं, किन्हीं भी 2 अपोजिट वाले। अब यहाँ क्या हो रहा है कि
साइड के जो दो फलक हैं उनके मध्य है। अगर ये इनमें नहीं होता तो हो सकता है ये ऊपर और नीचे के फलकों के मध्य रहते। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोनों के साथ साथ क्या होता है कि दो विपरीत फलकों के मध्य भी अवयवी कण पाए जाते हैं। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अब आगे हम देखते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं आद्य सरल घनी सेल SCC में परमाणुओं की संख्या। होता क्या है कि कोई भी जो यूनिट सेल है, अब जो हमारा क्रिस्टल जालक है उसमें एक ही यूनिट सेल तो होगा नहीं, उस यूनिट सेल से जुड़े हुए कई सारे यूनिट सेल होते हैं। तो होता क्या है कि प्रत्येक जो यूनिट सेल के 8 कोनों पर अगर अवयवी कण है तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोने पर जो अवयवी कण है वो केवल उसी यूनिट सेल के अंदर रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, उस कोने पर जो हमारा अवयवी कण है वो अन्य यूनिट सेल से भी क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब क्या हो रहा है, उसका अन्य यूनिट सेल से भी क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट सेल को 8 कोणों पर जितने अवयवी कण हैं उनका साझेदारी के बाद जितना भाग मिलता है उन सब को जोड़कर उसमें हम संख्या निकालते हैं कि प्रत्येक यूनिट सेल को कितना मिला। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा SCC, तो SCC में क्या है कि सामने की तरफ 4 और पीछे की तरफ 4, टोटल 8 कोने होते हैं। यहाँ देखिए, अब होता क्या है कि ये जो कोने पर जो अवयवी कण है इसका अन्य यूनिट सेल के साथ भी क्या होगा, साइड में, फिर ऊपर में, फिर जस्ट उसके ऊपर और सामने की तरफ, इस तरह टोटल 8 यूनिट सेल से वो जो कोने का जो अवयवी कण है वो जुड़ा हुआ होता है। तो जुड़ा हुआ होता है मतलब उसका कुछ भाग उन यूनिट सेल में भी जा रहा है, तो बचा जो भाग है वो इस यूनिट सेल का होगा। तो इस यूनिट सेल को कितने भाग मिलेंगे, तो कितना उनमें परमाणुओं की संख्या होगी, ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह हमने, ये हमारा यूनिट सेल है और इस तरह ये सामने के 4, इस डायग्राम से देख लीजिए, सामने के 4 और पीछे के 4, टोटल मिलाकर सभी का हमको क्या है, 1/8वां हिस्सा मिल रहा है। तो 1/8वां हिस्सा मिल रहा है और कोने कितने हैं, 8 हैं। तो 8 × 1/8 = 1, अर्थात SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। जैसे इसको और एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ABCD, 4 दोस्त हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि एक दोस्त आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, एक सेब लाता है और एक सेब A को दे देता है कि तू खा लेना, ठीक। अब A चूँकि उसके 3 दोस्त और हैं तो वो बोलता है नहीं, मैं अकेले तो नहीं खाऊंगा, मैं सबको बांट के खाऊंगा। तो A क्या करता है कि सेब के 4 टुकड़े करता है और सभी चारों आपस में बांट लेते हैं, ठीक। उसी तरह थोड़ी देर बाद B के पास भी कोई दोस्त आता है और वो भी क्या करता है कि B के पास दोस्त आता है, वो उसको एक सेब देता है। तो B भी सेम, अब चूंकि A ने 4 टुकड़े किए थे, भाई सबको अकेले नहीं खाया था, बराबर बांटा था, तो B भी सेम वही करता है कि एक सेब के 4 टुकड़े करता है और ABCD इस तरह चारों आपस में बांट लेते हैं। उसी तरह C के पास भी एक दोस्त आता है, वो भी उसे एक सेब देता है। D के पास भी आता है और वो भी उसे सेब देता है। तो अब क्या करता है कि C और D भी सेम वही किए कि अपने जो सेब है उसके 4 टुकड़े किए और चारों आपस में बांट लिए। तो अब ये बताओ कि A को कितना सेब मिला। यदि हम चारों को जोड़े तो A के 4, B के 4, C के 4 और D के 4, सभी के पास 4-4 टुकड़े हैं। चारों टुकड़ों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा एक सेब बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो सेम उसी तरह क्या होता है कि ये जो यूनिट सेल है उसमें 8 कोने हैं। 8 कोनों में क्या है, एक एक परमाणु है। अब जो कोने पर जो परमाणु है उसका 8 यूनिट सेल से साझा हो रहा है, तो फलस्वरूप क्या होगा, 1/8वां भाग ही उसके खुद के यूनिट सेल को मिलेगा। उसी तरह अब ये एक जो परमाणु है उसका 1/8वां मिला, इस परमाणु का, इसका और पीछे के जो 4 हैं उनका, 4×4 8। तो इस तरह सभी के 8वें हिस्से को यदि हम जोड़ें तो हमको कितना मिलेगा, 1। तो इस तरह SCC में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा BCC।
तो BCC में होता क्या है, एक तो वही कि आठों कोनों पर परमाणु होते हैं और एक क्या होता है, बीच में होता है। तो इस तरह अब ये तो हम जान गए हैं कि जो भी परमाणु जो आठों कोनों पर होंगे उनका क्या होगा, 8 यूनिट सेल से साझा होगा। तो फलस्वरूप उस यूनिट सेल को कितना मिलेगा, 1/8वां मिलेगा। तो इस तरह 8 × 1/8। ठीक, अब ये हो गया आठों कोनों का हमने मेजर कर लिया। इसके बाद बचा क्या हमारा, जो सेंटर में है। ये देखिए इस तरह 1/8वां भाग ही सारे यूनिट सेल को, मतलब उस यूनिट सेल को मिल रहा है। तो इनको अगर यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 मिल जाएगा। और ये जो बीच का है ये क्या है, केंद्र पे है। अब अंदर में है तो किसी अन्य यूनिट सेल से इसका साझा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अंदर में है। कोई और यूनिट सेल से ये टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, केवल उसी यूनिट सेल का रहेगा। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे यहाँ 1। क्यों, क्योंकि इसका किसी भी यूनिट सेल से साझा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल उसी यूनिट सेल का है। तो इस तरह 1 + 1 = हमको क्या मिल जाएगा, 2। तो इस तरह BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं, लास्ट आ रहा है हमारा फलक केंद्रित घनी सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें जैसे हमने पहले ही देखा कि क्या होता है, आठों कोनों पर तो परमाणु होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है, फलकों के मध्य में, जैसे ये क्या हुआ, एक फलक हुआ, ये फलक के मध्य में है। उसी तरह यहाँ देखो ये जो दिख रहा है, ये जो हमको कण जो दिख रहा है वो क्या है, साइड वाला जो फलक है उसके मध्य में है। उसी तरह ये वाला जो कण दिख रहा है वो क्या है, ऊपर वाला जो फलक है उसके मध्य में है। और ये क्या है, हमारा लेफ्ट साइड के जो फलक है उसके मध्य में है। और उसी तरह ये क्या है, हमारा जो नीचे वाला फलक है उसके मध्य में है। और एक जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा, इस जो परमाणु है उसके जस्ट पीछे होगा, जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं 2D में। तो ये क्या होगा, जो अवयवी कण है वो क्या होगा, उसके जस्ट पीछे होगा। तो इस तरह फलक कितने हैं हमारे, 6। और 6 फलकों के मध्य में क्या है, एक एक अवयवी कण है। तो टोटल कितने अवयवी कण हुए, 6। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि जो हमारा फलक के मध्य में जो भी अवयवी कण होता है, जैसे इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारा यूनिट सेल हुआ। अब यहाँ देखो, अगर हम ये पीछे वाले अवयवी कण की बात करें तो आधा इस यूनिट सेल में आ रहा है और आधा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब यहाँ पर जो दूसरा यूनिट सेल जो लगा हुआ होगा वो उसके साथ साझा करेगा। तो फलस्वरूप इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा, फलक के बीच में जो कण है उसका आधा, क्योंकि आधा यहाँ मिल रहा है और आधा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह फलक के मध्य में जो भी अवयवी कण होंगे उनका कितने यूनिट सेल से साझा होगा, 2 से। तो एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा, 1/2। तो इस तरह 8 × 1/8 = 1। और यहाँ देखिए फलक कितने हैं, 6। और 6 फलक में जो अवयवी कण हैं उनका कितने यूनिट सेल से साझा हो रहा है, 2 से। तो एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा, आधा। इसलिए 6 × 1/2 = 3। और 3 + 1 = हमारा आ जाएगा 4। तो इस तरह FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो इस तरह आज का ये क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।